हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्चुअसो अकेडमी। मेरा नाम है परीक्षित सिंह। हम आपका साइंस का बायो का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, लाइफ प्रोसेसेस। एंड हमने न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया था, उसमें डाइजेशन और जो न्यूट्रिशन आपका प्लांट्स में वो सारा हमने पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक था आपका रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन एक कैसी प्रोसेस है जिसमें अब मान लो जैसे प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज होता है, ह्यूमंस में क्या होता है, हम जो सांस लेते हैं इनहेल एक्सहेल, इसके इन बिटवीन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं वो सारी किस में आती है, रेस्पिरेशन में आती है। अब रेस्पिरेशन में होता क्या है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है। वो जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से लेते हैं, बॉडी के आउटसाइड से एक्वायर करते हैं। जो ऑक्सीजन है बॉडी के आउटसाइड से एक्वायर करते हैं, मीन्स उसको ऑक्सीजन कहाँ से उनकी बॉडी में एंटर कर रही है, आउटसाइड आउटसाइड देयर बॉडीज। अब ये जो ऑक्सीजन है वो किस में काम आती है, जो हमने खाना खाया उसको ब्रेक डाउन करने में। जो हमने खाना खाया उसको ब्रेक डाउन करने में, और जो खाना ब्रेक डाउन हुआ उससे क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। और उस एनर्जी से हमारी बॉडी में क्या होंगी, अलग अलग रिएक्शंस, हमारी बॉडी में अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होंगी वो सारी इस एनर्जी की वजह से होंगी, है ना। जैसे आपने जैसे छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि जो एनिमल्स होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है ना, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स को मूव नहीं करना है, वो एक जगह पे स्टेशनरी है। सो एनिमल्स को एनर्जी ज़्यादा चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से आती है, खाने से। अब जो खाना है, खाने से एनर्जी कैसे बनेगी, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, हमारी बॉडी के आउटसाइड से। हमारी बॉडी के आउटसाइड जो हमारी मतलब इन्वायरमेंट है हमारे चारों तरफ, तो उससे हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन एक्वायर करते हैं। अब वो जो ऑक्सीजन आई उससे क्या हुआ, जो खाना था, फूड था जो हमने खाया था वो ब्रेक डाउन हुआ। अब वो ब्रेक डाउन होने के बाद क्या बना, एनर्जी बना। हमारी बॉडी में क्या बनी, एनर्जी बनी। अब वो एनर्जी किस तरह से बनती है, किस किस तरह से बनती है, कितनी तरह की बनती है, वो हम अभी पढ़ेंगे। अब वो जो एनर्जी बनी उससे क्या होगा, जो एनर्जी बनी उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में जितनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होनी है वो सारी की सारी इसकी मदद से होती है। ठीक है। अब उसके बाद जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन होती हैं रेस्पिरेशन में, वो कौन कौन सी होती है आपकी, एक तो होती है एरोबिक और एक होती है आपकी एनारोबिक। ठीक है। अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें क्या होता है आपका, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, मीन्स रेस्पिरेशन तो हो रही है बट किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब इसमें होता क्या है, जो ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज है हमारी बॉडी में, खाना है, वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। जैसे हम आप सांस छोड़ते हैं ना, जब एक्सेल करते हैं, सांस को छोड़ते हैं, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बाहर निकलती है। ठीक है। अब उसके बाद दूसरी क्या है आपकी, एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें क्या होता है, एब्सेंस ऑफ। क्या होता है, एन मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक मीन्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एन मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, जो ग्लूकोज है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होगा। क्या होगा, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो इनकम्प्लीटली ऑक्सीडेशन होगी खाने की। जब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगी तो क्या होगा, जो एनर्जी निकली वो लेस अमाउंट में निकलेगी। क्या निकलेगी, स्मॉल अमाउंट में। इसमें याद रखना, जो एरोबिक है इसमें मोर एनर्जी रिलीज होती है, मोर एनर्जी रिलीज एज कंपेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर है। ध्यान रखना, अगर मैं कोई पूछे आपको कि कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, एरोबिक या एनारोबिक, किस में होती है ज़्यादा एनर्जी, एरोबिक में। क्यों होती है, क्योंकि उसमें जो खाना है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या हो जाता है, कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। अब एनारोबिक में क्यों कम एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि उसमें जो खाना है, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो एब्सेंट रहती है। ऑक्सीजन क्या होती है, एब्सेंट रहती है। अब जो एनारोबिक है ना, इसमें भी अलग अलग तरह की टाइप्स आती हैं। जैसे पहली आपकी एनारोबिक रिएक्शन, सॉरी एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट। अब जो ईस्ट है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन एब्सेंट रहती है। क्या रहती है, ऑक्सीजन एब्सेंट रहती है। तो जो ईस्ट है वो इनकम्प्लीटली ब्रेक डाउन होगा। क्या होगा, जो ईस्ट है वो इनकम्प्लीटली ब्रेक डाउन होगा, और क्या बनेगा इसमें, आपने क्या याद रखना है, इसकी बायो प्रोडक्ट याद रखने होते हैं कि क्या क्या बनेगा। जब ईस्ट में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में प्रेजेंट होगा, रेस्पिरेशन होगी, तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, इथेनॉल।
क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और थोड़ी एनर्जी टू रिलीज एनर्जी, थोड़ी एनर्जी भी निकलेगी। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, चार्ट है इसका पूरा मैं आगे पढ़ाऊंगा, बट अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ लो ताकि आज जो आप आगे पढ़ोगे तो उसमें आपको रिवाइज हो जाए। अब जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इसमें क्या होता है, ये मसल्स में होती है, जो हमारे मसल्स होते हैं इसमें जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है तो क्या होता है, जब क्या होता है, जब हम काफ़ी विगरस, काफ़ी मतलब हार्ड वर्क करते हैं, मतलब हार्ड वर्क एक्सरसाइज, हार्ड फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या होता है, जो रिएक्शन हमारे मसल्स में होती है वो कौन सी होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है हमारे मसल्स में, जिसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है, वो जो ग्लूकोज है वो मेटाबोलाइज होता है टू फॉर्म लैक्टिक एसिड। क्या होता है, लैक्टिक एसिड। अब क्या होता है, जब भी हमारे मसल्स में क्या हो रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, हमारे मसल्स में जब एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है तो आपने इतना याद रखना है कि उसमें क्या फॉर्म हो रहा है, लैक्टिक एसिड फॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है, लैक्टिक एसिड निकल रहा है, बन रहा है। तो जो लैक्टिक एसिड जो होता है ना, बनता रहता है, जब लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनता है, मतलब उसका एक्यूमुलेशन जमा होता रहता है, तो उसके बाद क्या होता है, फटीग, थकान हो जाती है हमें, और मसल क्रैम्प, जैसे आप देखते हो हमारे मसल क्रैम्प पड़ जाते हैं। क्या हो जाता है, जब सपोज जैसे हम जिम जाते हैं, है ना, तो जब हम क्या करते हैं, हम प्रॉपर वाटर इनटेक नहीं कर रहे हैं, है ना, पानी नहीं पी रहे हैं प्रॉपर, और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना, तो जिसकी वजह से हमें थकान और मसल क्रैम्प फेस करने के लिए मिलते हैं, मसल क्रैम्प्स फेस करने के लिए मिलते हैं। अब तभी बोलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए वर्कआउट के दौरान, या एथलीट्स हैं हमें क्या करना चाहिए वर्कआउट के दौरान, या हमें अपने एक्सरसाइज के दौरान थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई बनी रहती है और हमें लैक्टिक एसिड फॉर्म नहीं होता है, जिसकी वजह से ना मतलब फटीग भी कम होता है हमें, और मसल्स क्रैम्प्स भी फेस नहीं करने पड़ते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद में ये चार्ट है, ये आपको याद रखना है, ये चार्ट है ना, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। अब इसमें स्टार्टिंग में क्या है कि जो ग्लूकोज है ना, पहले तो क्या, साइटोप्लाज्म में जो ग्लूकोज है वो साइटोप्लाज्म में क्या बन जाता है, पायरुवेट। क्या बन जाता है, पायरुवेट। ग्लूकोज 6 कार्बन, आपने देखा C6H12O6 6 कार्बन होता है, और जो पायरुवेट ब्रेकडाउन होने के बाद ना साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन होने के बाद क्या हो जाता है, पायरुवेट जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, क्या होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, और इसमें थोड़ी एनर्जी भी निकलती है जो एटीपी की फॉर्म में, है ना, एटीपी की फॉर्म में निकलती है। अब देखना जो पायरुवेट था ना जो हमने रिएक्शंस पढ़ी, अब जो पायरुवेट था वो अलग अलग तरह की रिएक्शन था ना, जैसे एरोबिक, एनारोबिक, एनारोबिक में दो हमने पढ़ी, है ना। अब पहला क्या है, एनारोबिक। क्या है, एनारोबिक। अब जिसमें क्या था, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या था, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक रिएक्शन हुई थी, याद करो, अभी हमने पढ़ा, एक तो ईस्ट में हुई, दूसरी हुई आपके मसल्स में। कहाँ पे हुई, ईस्ट में हुई, दूसरी हुई आपके मसल्स में। जब ईस्ट में हुई थी ना, ईस्ट में हमने देखा एक क्या बना, इथेनॉल बना। क्या बना, इथेनॉल बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, और थोड़ी एनर्जी निकली थी। क्या निकली थी, थोड़ी एनर्जी निकली थी। जब हमारे मसल्स में हुआ, जब हमारे मसल्स में हो जहाँ पे ऑक्सीजन लैक था, कम था, तो क्या बना, लैक्टिक एसिड। क्या बना था, लैक्टिक एसिड। क्या बना था, लैक्टिक एसिड, और थोड़ी एनर्जी भी निकली, थोड़ी एनर्जी भी निकली। अब लैक्टिक एसिड क्या करता है, हमारा क्या करता है, मसल्स क्रैम्प्स होते हैं। क्या होते हैं, मसल क्रैम्प्स होते हैं, आपके मसल क्रैम्प्स होते हैं, किसकी वजह से, लैक्टिक एसिड के जमा होने के लिए, और फटीग भी होता है। अब नेक्स्ट है आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। और ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वहाँ पे हमने देखा क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, और एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। और ये कहाँ पे होता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या होता है, आप कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। आपने बस इतना याद रखना है, जो पायरुवेट है, जब एब्सेंट पायरुवेट की जब रिएक्शन होती है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, एनारोबिक रिएक्शंस में, वो कहाँ पे थी, ईस्ट पे थी और मसल्स में थी। ईस्ट में इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और एनर्जी बनेगी, है ना। और लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी निकलती है। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब होती है तो वो कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। वहाँ पे क्या बनती है, एनर्जी बनती है। क्या बनती है, एनर्जी बनती है। जैसे आपने पढ़ा भी होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा, एनर्जी को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, क्लियर है, ये क्लियर है इतना। इसको फ्लो चार्ट को अच्छे से याद कर लेना, ये आपका इस पे क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू भी बन जाते हैं, और कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन 1-2 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। अब नेक्स्ट आपका कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होती है। अब देखो, जो प्लांट्स है ना, अब प्लांट्स में जैसे हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर होता है ना, प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, तो प्लांट्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है ना। अब उनका जो गैसेस एक्सचेंज है वो कहाँ कहाँ पे होता है, आपका स्टोमेटा की वजह से, और जो इंटरसेलुलर स्पीसीज प्रेजेंट है उनमें, प्लांट्स में
जो स्टोमेटा प्रेजेंट है उसकी वजह से होती है, दूसरी जो उनके अंदर इंटरसेलुलर स्पीसीज प्रेजेंट है वहाँ से रेस्पिरेशन हो रही है। कैसे हो रही है अभी हम पढ़ेंगे। अब जो ऑर्गन है जैसे आपके हो गए लीव्स, रूट्स, स्टेम्स, ये सारे किस में इन्वॉल्व होते हैं, गैशियस एक्सचेंज में। ये किस में इन्वॉल्व होते हैं, आपके गैशियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला आपका लीव्स। अब लीव्स का आपने स्टार्टिंग में थोड़ा मतलब छोटी क्लास में थोड़ा पढ़ा भी है, स्टोमेटा के हेल्प से होती है। अब जो गैशियस एक्सचेंज है लीव्स में वो किसकी वजह से हो रही है, बाय डिफ्यूजन। क्या हो रही है, बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होती है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में चीज़ों का मूव करना। मैं यहाँ लिख देता हूँ छोटा छोटा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में मूवमेंट होना, डिफ्यूजन उसको बोलते हैं। अब ये किसकी हेल्प से होती है, स्टोमेटा। ये देखो आपको स्टोमेटा दिख रहा है, ये आपके गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल है, और ये आपका क्या है, ये गार्ड सेल है, और ये आपका पूरा स्टोमेटा है, और ये बीच में आगे स्टोमेटा पोर जहाँ से गैशियस एक्सचेंज होगा। अब ये है ओपन, ये है ओपन। मैंने आपको पिछले लास्ट क्लास में बताया स्टोमेटा स्वेल होता है तो क्या होता है, ओपन होता है। और ये क्या हो गया, मान लो यहाँ पे क्या है, स्टोमेटा स्वेल है, और यहाँ पे क्या है, श्रिंक। जब श्रिंक है तो वो क्या होगा, बंद हो जाएगा। ये को बंद हो गया, ये क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है। अब देखो स्टोमेटा में जब दिन का टाइम होता है ना, जब सनलाइट प्रेजेंट होती है तो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। आपने पढ़ा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो जनरेट हुई वाया रेस्पिरेशन इज यूज्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। क्या हुआ, दिन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस्तेमाल होती है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, और ऑक्सीजन रिलीज होती है। क्या होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती, क्या होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। बट नाइट के टाइम जब लाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। क्या होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो क्या होगा, रात के टाइम ऑक्सीजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज होती है। क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज होती है। जैसा आपने सुना होगा, जो हमारे घर वाले हैं वो क्या बोलते हैं कि रात के टाइम पेड़ों के नीचे नहीं बैठना चाहिए, है ना। अब उसके पीछे लॉजिक क्या है कि रात के टाइम पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज कर रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर है, ये लीव्स का था। अब नेक्स्ट आपका रूट्स। अब देखो रूट से कैसे होगा। अब रूट्स में आपके रूट्स अगर देखा होगा आपने, रूट्स में क्या होता है, जैसे स्प्राउट्स मान लो ना, स्प्राउट जैसे आप उसको पानी में रखते हो तो वो उसकी थोड़ी थोड़ी ऐसे रूट्स ही निकल आती हैं, है ना। रूट्स निकल आते हैं। अब रूट्स पे ना छोटे 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 हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, जिसको हम बोलते हैं रूट हेयर। जो रूट है ना, रूट पे क्या होता है, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं हम रूट हेयर्स। और कौन सा होता है, एपिब्लेमा, एपिब्लेमा सेल, एपिब्लेमा सेल। अब जो एपिब्लेमा सेल है ये क्या होता है, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो यंग रूट्स होती है ना उनकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको बोलते हैं एपिब्लेमा सेल्स। अगर आपको नहीं याद रहेगा कोई बात नहीं, इसको मत करना, बस आप इतना याद रखना, रूट्स पे रूट्स हेयर्स होते हैं, रूट्स पे रूट्स हेयर होते हैं। अगर याद रहेगा तो रख लेना, एपिब्लेमा सेल्स होते हैं जो क्या होते हैं, रूट्स की आउटर मोस्ट लेयर पे प्रेजेंट होते हैं, जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं सॉइल की। क्या होती है, सॉइल की डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती हैं। अब जो ऑक्सीजन है फ्रॉम एयर, जो ऑक्सीजन है फ्रॉम एयर सॉइल में डिफ्यूज़ होती है। क्या होती है, सॉइल में डिफ्यूज़ होती है, सॉइल में मूव करती है। और जो रूट्स हैं इसको क्या करते हैं, थ्रू रूट्स इनटू द इनर टिश्यू ऑफ द रूट। रूट्स की थ्रू, रूट्स की मदद से, रूट्स से जो अंदर टिश्यू प्रेजेंट होता है, रूट हेयर, एपिब्लेमा सेल, ये क्या करते हैं, उनको एब्जॉर्ब करके कहाँ, जो इनर रूट्स टिश्यूज हैं उनमें ट्रांसफर कर देते हैं। क्या करते हैं, उनमें ट्रांसफर कर देते हैं, तो ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ से भी मिल रही है। क्लियर है, बस इतना याद रखना कि रूट हेयर्स होते हैं। आपको नहीं याद रहेगा एपिब्लेमा सेल्स तो रूट हेयर्स याद रखना। रूट हेयर्स क्या होते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स में होते हैं किसके, सॉइल के। अब जो ऑक्सीजन है वो सॉइल में डिफ्यूज़ हुई, एयर से, इन्वायरमेंट से कहाँ हुई, सॉइल में डिफ्यूज़ हुई, और जो रूट हेयर्स थे उन्होंने क्या किया, उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके कहाँ भेजा, रूट्स टिश्यू में। तो फिर आगे क्या होता है, उसकी कंडक्शन हो जाती। अब नेक्स्ट आपका स्टेम। अब स्टेम क्या होता है, स्टेम में ना आपके जो वुडी प्लांट्स, वुडी प्लांट जिनकी स्टेम क्या होती है, काफ़ी हार्ड होती है, वुडी होती है ना। उसमें क्या होता है, जो गैशियस एक्सचेंज है वो क्या होती है, उनमें ना छोटे छोटे पोर्स बंद होते हैं, जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखते हैं। उनमें छोटे छोटे ना पोर्स अवेलेबल होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, लेंटिकल्स। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेंटिकल्स बोलते हैं। ठीक है, उनके थ्रू स्टेम से जो गैशियस एक्सचेंज है वो होता है। बस आपने सिंपल याद रखना है, स्टेम में जो वुडी प्लांट्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, गैशियस एक्सचेंज किसकी, लेंटिकल्स की वजह से होता है। अब ऑन द अदर हैंड एक होते हैं हर्बेशियस प्लांट्स। हर्बेशियस प्लांट्स हो गए जैसे जिनकी स्टेम ना वुडी नहीं होती है, सॉफ्ट स्टेम होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो स्टोमेटा होता है ना, स्टोमेटा स्टेम स्टेम पे प्रेजेंट होता है, और वही गैशियस एक्सचेंज को एड करता है, हेल्प मतलब कंप्लीट करवाता है, गैशियस एक्सचेंज को पूरी करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये हो गया प्लांट्स का। अब नेक्स्ट है एनिमल्स का, जो इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स का भी इंपॉर्टेंट है बट ये भी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। अब नेक्स्ट आपका, क्योंकि जो ये आपकी जो रेस्पिरेशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इस पर ना कभी कभार पूरा एक लॉन्ग आंसर आ जाता है कि विद डायग्राम प्रॉपर रेस्पिरेशन सिस्टम को एक्सप्लेन करो, है ना। तो इस पर पूरा पूरा लॉन्ग आंसर दिया जाता है कभी कभी, तभी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रेस्पिरेशन एनिमल्स में कैसे होती है, अब देखो आपको ये बताया हमारी बॉडी में क्या है, एक प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना, जो हर चीज़ को एड करता है, हर चीज़ को प्रॉपर होने में हेल्प करता है। अब जो एनिमल्स है ना, विद टाइम हम इवॉल्व होते गए, क्या होते गए, इवॉल्व होते गए, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है उसको बाहर निकालने के लिए, बाहर जो निकलती है निकालने के लिए हमें एक सिस्टम की ज़रूरत थी, मतलब ऑक्सीजन को इनटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, उसके लिए एक सिस्टम था। वो क्या था आपका, रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या था आपका, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब उससे पहले जो आपका गैसियस एक्सचेंज है एक्वेटिक एनिमल्स में, एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी के अंदर होती हैं, वो क्या करते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज़ करती है। क्या करते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो पानी के अंदर घुली हुई होती है ना, मतलब डिजॉल्व हुई होती है किसके अंदर, पानी के अंदर, उसको यूज़ करते हैं। अब जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं इनका ब्रीदिंग रेट हाई होता है। क्या होता है, ब्रीदिंग रेट हाई होता है, क्यों, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है पानी में वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू लो, तो इसलिए उनको ज़्यादा ज़्यादा ब्रीथ इन करना पड़ता है ताकि उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल सके। तो याद रखना, जो ब्रीदिंग रेट है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ज़्यादा है रेट ऑफ ब्रीदिंग, कौन से, इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो ब्रीदिंग रेट है वो ज़्यादा है किसका, ब्रीदिंग रेट टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से एक्वेटिक एनिमल्स का, ऑर्गेनिजम्स का जो ब्रीदिंग रेट है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है किसमें, पानी में, वो कम होती है एज कम्पेयर टू एयर। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट है आपका टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। अब ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं कहाँ पे, जो हवा में प्रेजेंट है। अब जो ब्रीदिंग रेट है वो लो होता है, क्यों, क्योंकि हवा में सफिशिएंट मतलब ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है कम्पेयर टू वाटर। अब जो ऑक्सीजन है वो एब्जॉर्ब होती है डिफरेंट ऑर्गन से, डिफरेंट एनिमल्स में, है ना। ऑल दोज ऑर्गन्स हैव अ स्ट्रक्चर दैट इंक्रीज सरफेस एरिया, है ना। अब कहने बोला कि जितने जो भी स्ट्रक्चर होता है, जितने भी ऑर्गन होते हैं, इनके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, ताकि जो एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा हो सके, है ना। और जो सरफेस है इसका वो काफ़ी फाइन और डेलिकेट होता है, नाजुक होता है। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्या है आपका, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन इन कर रही है रेस्पिरेशन की, और जो हम ब्रीथ आउट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, वो कैसे होती है, रेस्पिरेशन की वजह से। अब जो रेस्पिरेशन है ना, उसमें एक सीक्वेंस फॉलो होता है। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में था कि पहले माउथ से, फिर फेरिंग्स में, फिर आपका ईसोफेगस में, फिर आपका स्टमक में, फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, फिर एनस, है ना। वो एक स्ट्रक्चर था ना प्रॉपर कि इस तरह से फूड ट्रैवल कर रहा है। वैसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। क्या, पहला नोज, नोज के बाद आपका फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद आपका लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद आपका ट्रैकिया, ट्रैकिया बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वलाई, और ये एंड हो गया। एल्वलाई में जाके क्या हो जाता है, प्रॉपर एक्सचेंज गैसेस का हो जाता है। और सबसे पहले हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे आ गई आपकी नॉस्ट्रिल, पहले क्या आ गई, नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल क्या होता है, एक एक्सटर्नल ओपनिंग है, जो हमारी नाक जो हमें बाहर दिख रहा है ना, ये दो ओपनिंग होती है नोज़ की, ये होती है जहाँ से जो एयर है वो एंटर करती है। क्या करती है, एंटर करती है। अब जैसे ही एंटर करती है अंदर जाके क्या आ जाता है आपका, नसल पैसेज, नसल पैसेज, नसल पैसेज। नसल पैसेज में आपने देखा हेयर्स होता है, म्यूकस होता है। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी, जो हमारे स्टमक में म्यूकस प्रेजेंट होता है वही हमारा नाक में प्रेजेंट होता है। अब जो हमारे नसल पैसेज में हेयर और म्यूकस प्रेजेंट है, तो उनका क्या काम होता है, ये एयर को फिल्टर करते हैं। क्या करते हैं, एयर को फिल्टर करते हैं। अब जैसे कोई डस्ट पार्टिकल है, या कुछ कोई भी डस्ट पार्टिकल है, या कोई जर्म्स वगैरह है, तो वो क्या होता है, वो ये इसी में अटक जाते हैं, इसी में अटक जाते हैं, ताकि, और वो क्या करते हैं, हमारे लंग्स तक रीच नहीं करते हैं, हमारे लंग्स तक नहीं पहुंचते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे लंग्स तक हवा पहुंचती है वो एक फिल्टर्ड एयर पहुंचती है। क्या पहुंचती है, फिल्टर्ड एयर पहुंचती है। तो नसल पैसेज क्या हो गया, ये क्या है, एक
क्या है, पैसेज है जहाँ से जो नॉस्ट्रिल से हवा एंटर करी, एयर एंटर करी, वो इसके थ्रू ट्रैवल करती है। इसमें क्या है, हेयर और म्यूकस प्रेजेंट है जो हवा को फिल्टर करता है। क्या करता है, फिल्टर करता है। अब जो फेरेंक्स है, फेरेंक्स क्या करता है, इसका कुछ काम नहीं है, ये एयर को पास करता है लैरिंग्स, किसमें, लैरिंग्स में। अब जो लैरिंग्स है इसका याद रखना, इसको विंड पाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विंड पाइप। अब मैं बोलूँ कि विंड पाइप किसको बोलते हैं, लैरिंग्स को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैरिंग्स को बोलते हैं। अब इसमें ना एक चीज़, इसमें क्या होता है आपका, जो लैरिंग्स है ना, लैरिंग्स में इनकम्प्लीट रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं हमारे थ्रोट में, हमारा जो ये जो ना गला है ना, लैरिंग्स। अब ये जो आपको दिख रहा होगा लैरिंग्स, जो जैसे मेल्स के गले पे ना, लड़कों के गले पे कुछ ऐसे गले पे ना, नेक पे एक हल्का सा पार्ट बाहर की तरफ होता है। क्या होता है, हल्का सा बाहर की तरफ होता है, उसको बोलते हैं लैरिंग्स। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, हाफ कार्टिलेज रिंग्स होते हैं इस तरह से, जैसे मान लो मैं यहाँ बना देता हूँ इस तरह से, इस तरह से, ये सी टाइप होते हैं, इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। आपने शायद कभी कहीं देखे हो वीडियो में, कहीं कहीं कुछ देखे हो, तो इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। हाफ कंप्लीट सर्कल नहीं होता है, हाफ रिंग्स होते हैं कार्टिलेज में, कार्टिलेज के जो प्रेजेंट होते हैं हमारे थ्रोट में, जो क्या करते हैं, हमारे ट्रेकिया को ओपन रखते हैं। क्या करते हैं, ओपन रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हवा है, जो एयर है, वो कॉन्टिन्यूसली पास करती रहती है। क्या करती है, कॉन्टिन्यूसली पास करती रहती है। ठीक है, और ये इंश्योर करते हैं कि जो एयर पैसेज है वो कभी भी कोलैप्स ना हो। ये क्या करते हैं, उसको पैसेज को खुला रखते हैं ताकि ये कभी कोलैप्स ना हो, और एयर का जो इनहेल है, जो इनटेक है, वो कभी बंद ना हो। ठीक है ना, अगर सांस लेना बंद हुई तो समझो सब कुछ बंद हो गया। देखो, अगर हवा जाना बंद हुई तो आंखें बंद हो जाएंगी, है ना, बस ऐसे याद रखना, हवा जाना बंद हुई तो आंखें बंद हो जाएंगी। और ये आंखें और हवा दोनों को ही कौन खोल के रखता है, लैरिंग्स, जिसमें क्या होती है, हाफ कार्टिलेज रिंग्स होती हैं, जो क्या करती है, ट्रैकिया को ओपन रखती हैं और अलाउ एयर टू द लंग्स। अब नेक्स्ट उसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है आपका ब्रोंकाई। अब देखो जैसे यहाँ पे दिखाया डायग्राम, नीचे देखो, ये आ गया आपका फेरिंग्स, और ये नीचे आ गया लैरिंग्स, और ये आ गया आपकी ट्रैकियस, ट्रैकिया क्या आ गई, ट्रैकिया, जो हाफ क्या होती हैं, कार्टिलेज रिंग्स होती हैं, हाफ कार्टिलेज रिंग्स होती हैं। अब देखना नेक्स्ट आ गया आपकी ब्रोंकाई। क्या आ गई, ब्रोंकाई। नेक्स्ट आ गई, ये देखो, ये ब्रोंकाई है ना, ये देखो, ये ब्रोंकाई, ये दो में डिवाइड हो गई, ट्रैकिया आई और यहाँ के आगे दो में डिवाइड हो गई। अब क्या होता है कि जैसे ही आफ्टर एंटरिंग द थोरेसिक कैविटी, जो ट्रैकिया है ना, वो डिवाइड हो जाती है स्मॉलर ट्यूब्स में। क्या होती है, याद रखना, जो ट्रैकिया है वो आगे जाके क्या हो जाती है, इस तरह से ये अलग अलग दो में डिवाइड हो गई, ये एक ये और एक ये, दो में डिवाइड हो गई, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। ठीक है, अब जो ब्रोंकाई है ना, वो आगे जाके, ये देखो ब्रोंकाई जो आगे गई, वो आगे आगे छोटी छोटी स्टेम्स में इस तरह से डिवाइड हो गई, है ना, डिवाइड हो गई। जब ये डिवाइड ब्रोंकाई आगे जाके स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, उसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। ध्यान रखना, सबसे पहले आ गई आपकी नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल के बाद आपकी नसल कैविटी या नसल पैसेज, नसल पैसेज का फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद आपका लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया आगे जाके डिवाइड हो गया ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई आगे जाके डिवाइड हो गया ब्रोंक्यूल्स में। किसमें, ब्रोंक्यूल्स में। अब ब्रोंक्यूल्स आगे जाके, इस ब्रोंक्यूल्स का जो एंड पार्ट है, जो एंड खत्म होते हैं, वो कहाँ होते हैं, एंड में एल्वली पे। मतलब मान लो ये ब्रोंकाई जा रही थी और एंड में क्या आ गया आपकी, इस तरह से मान लो एल्वलाई प्रेजेंट हो गई, एंड में क्या हो गया आपका, एल्वलाई पे खत्म हो गई। ब्रोंकाई, सॉरी ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई फिर ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स फिर एल्वलाई में। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट, एल्वलाई। एल्वलाई, अब मैंने कल एक रिसेंटली रील भी डाली थी एल्वलाई पे, आप उसको भी देख लेना, वो शॉर्ट 30-40 सेकंड की वीडियो है, तो उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा मतलब अच्छे से बताया हो कि एल्वलाई क्या क्या काम होता है ना, मैं यहाँ भी बढ़ा दूंगा। अब एल्वलाई क्या है, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है, ये देखो, ये आपको दिख रही हो, थोड़े बहुत डायग्राम बड़ी करके दिखा दूँ, ये आपको दिख रही है बैलून लाइक स्ट्रक्चर। क्या दिख रहा है आपको, बैलून लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, अब जो एल्वलाई है, इसमें क्या होता है, जो लंग्स होते हैं, लंग्स में मिलियंस ऑफ एल्वलाई प्रेजेंट होती है। अब जो एल्वलाई होती है ना, उसके आसपास ना ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, छोटी 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 ना ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। क्या होती है, याद रखना, एल्वलाई क्या है, टाइनी बैलून लाइक स्ट्रक्चर है। अब जो लंग्स है ना, उसमें क्या होता है, मिलियंस ऑफ एल्वलाई होती हैं, और जो एल्वलाई है ना, वो एंड में किससे जुड़ी होती है, कैपिलरी से, मतलब उसमें उसके आसपास ना कैपिलरीज का स्ट्रक्चर होता है। अब मेरा बोला एक रील में देखना, उसमें मैंने प्रॉपर दिखाया हुआ है कि किस तरह से ब्लड कैपिलरी उसमें आगे पीछे प्रेजेंट होती हैं। अब इन्होंने बोला कि जो एल्वलाई का फंक्शन क्या होता है, एल्वलाई का सबसे मेन फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या है,
एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिससे क्या होता है जो ऑक्सीजन है हवा से ब्लड में जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ब्लड से, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से डीऑक्सीनेटेड ब्लड से, जो कार्बन डाइऑक्साइड है डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड से, जो कार्बन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो डिफ्यूज होता है एल्वलाई में। एक तरह समझ लो जैसे हवा मतलब ऑक्सीजन आई ना ऊपर से, ऑक्सीजन कहाँ गई? ब्लड में। अब ब्लड में क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ गई? एल्वलाई में। तो जब हम सांस छोड़ी तो जो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वलाई में आई थी ब्लड से वो बाहर निकल गई, और जो हमने ऑक्सीजन इनहेल की थी, जब सांस ली थी इनहेल की थी, तो वो ऑक्सीजन कहाँ चली गई? एल्वलाई में, और एल्वलाई के थ्रू ब्लड में, ब्लड से सारे हमारी बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट हो गई। अब जो इसकी वॉल्स होती है कैसी होती है? काफ़ी थिन होती है, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं ताकि ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके और एफिशिएंटली हो सके। ठीक है। अब इसके अलावा एक दो और पार्ट होता है जो ब्रीदिंग में हमें हेल्प करता है, एड करता है। वो क्या होता है? आपके रिब्स और डायफ्राम। क्या होता है? रिब्स और डायफ्राम। अब रिब्स आपके पता होंगे, आपके जो हड्डियों का स्ट्रक्चर होता है, आप कभी अपनी चेस्ट पे टच करके देना, ये क्या होता है? हड्डियों का स्ट्रक्चर जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। क्या करता है? हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। कार्टिलेज क्या करता है? हमारा लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। अब उसका आता है डायफ्राम। डायफ्राम आपकी ये दिख रहा हो, ये स्ट्रक्चर, ये डायफ्राम क्या दिख रहा हो? ये स्ट्रक्चर। अब डायफ्राम का काम क्या होता है? डायफ्राम जब हम सांस लेते हैं ना, अब ये डायफ्राम ऐसे है ना, ऐसे है, तो डायफ्राम जब हम, ये देखो, ये मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये नॉर्मल आ गया। जब हम इनहेल करते हैं, तो डायफ्राम क्या होता है आपका? इस तरह से हो जाता है। क्या होता है? इस तरह से नीचे की तरफ बेंड हो जाता है। मतलब जैसे अब मान लो, जैसे इसको मैं, ये ना, इसको मैं पकड़ूं, इसको नीचे की तरफ ले जाऊं, है ना, तो जैसे ये नीचे की तरफ एक्सपैंड होता है, इस तरह से एक्सपैंड होता है ताकि क्या हो? सरफेस एरिया इंक्रीज हो। क्या हो? मैं यहाँ लिख देता हूँ, सरफेस एरिया इंक्रीज हो, ताकि जो लंग्स को एक्सपैंड करने के लिए प्रॉपर जगह मिल पाए। क्या मिल जाए? लंग्स को एक्सपैंड करने के लिए प्रॉपर जगह मिल जाए, है ना। अब दूसरा है, जब हम एक्सहेल करते हैं, तो ये फिर से ऐसे इस तरह से ऊपर की तरफ आ जाता है। क्या होता है? ऊपर की तरफ आ जाता है। ये क्या करता है? पुश करता है लंग्स को कि हम जो हवा हमने बाहर छोड़नी है, एक्सहेल करना है, उसमें हेल्प कर सके। ठीक है। डायफ्राम का यही काम होता है कि इनहेल के दौरान ये सरफेस एरिया नीचे की तरफ बेंड होता है, तो क्या होता है? सरफेस एरिया इंक्रीज होता है ताकि लंग्स को एक्सपैंड होने के लिए जगह मिल पाए। एक्सहेल के दौरान हम जब सांस छोड़ते हैं तो ये ऊपर की तरफ आता है, लंग्स को पुश करता है ताकि जो हवा हमने बाहर छोड़नी है, एक्सहेल करना है, वो प्रॉपरली हो सके। ठीक है। यही था आपका रेस्पिरेशन सिस्टम। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। यार आप शेयर नहीं करते हो, मतलब देखते तो हो ना, लाइक करते हो ना, सब्सक्राइब करते हो ना, शेयर करते हो, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करो, शेयर भी किया करो, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर किया करो वीडियो को। ठीक है। अब जो इसमें जो एल्वलाई था वो मैंने आपको एक रील में अपलोड की हुई है मेरे ही चैनल पे, तो आप उसको भी देख सकते हो। उस पर भी एल्वलाई का थोड़ा फंक्शन आप देख सकते हो। उसमें थोड़ा जो डायग्राम है एल्वलाई की और एक्सपैंड करके और अच्छी करके दिखाई हुई है, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है।